सो गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन। और अब हम रात्रि के दूसरे पहर में 12 बजे के बाद वाले समय में जा रहे हैं और अभी 12:47 हो रहा है। और आप सभी लोग जो है पूरी तल्लीनता के साथ हमारे साथ लगभग 37-38 लोग हैं अभी जो पढ़ रहे हैं ऑल फॉर लव। तो सबसे पहले आप सभी की इस इतना पेशेंस से पढ़ने के लिए, आपके इस धैर्य के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमें इतने प्यार से सुन रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपके लिए बहुत ढेर सारी तालियां, आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेस कि आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आप जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस दिशा में आप एकदम सरपट दौड़े जाएं और ईश्वर आपको हर हाल में इस बार वो दे। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हम प्ले करने वाले हैं, इस प्ले का नाम है ऑल फॉर लव। ये हमारे जो अभी तक प्लेज का मैराथन चल रहा है उसका ये सबसे अंतिम प्ले है ऑल फॉर लव। और ये प्ले बहुत ही फेमस है। उस समय के एक बहुत बड़े राइटर थे और बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। थोड़ी सी अलग करने की कोशिश की है जॉन ड्राइडन साहब ने। आप सभी को सबसे बड़ी चीज जो मैं बात बताना चाहूंगा और ये ध्यान देना चाहिए कि जो जॉन ड्राइडन साहब हैं और जो उस समय का दौर चल रहा था प्लेज का, वो क्या चल रहा था? हीरोइक प्लेज। उस समय कौन से प्ले लिखे जाते थे? हीरोइक प्लेज लिखे जाते थे। बड़े ही फेमस थे हीरोइक प्लेज। रेस्टोरेशन एज चल रहा है और जो प्ले लिखे जा रहे हैं वो हीरोइक प्लेज लिखे जाते थे। और जो रेस्टोरेशन एज में सबसे मेन जो वर्स फॉर्म था किसी भी प्रकार के वर्क को लिखने था, वो क्या था? वो हीरोइक कपलेट था। क्या था? हीरोइक कपलेट। अगर आप शेक्सपियरियन टाइम में देखें तो किस वर्स फॉर्म का ट्रेजेडी लिखने के लिए यूज करते थे? तो आप यूज करते थे वहां पे ब्लैंक वर्स का। ठीक है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी विश वाले हों, चाहे शेक्सपियर के ज्यादातर प्ले हों, तो उसमें आपको ब्लैंक वर्स देखने को मिलता था। लेकिन जब आप आते हैं जॉन ड्राइडन के समय में, तो ये जो टाइम था, ये टाइम आपसे क्या कहता है कि जो चीजें लिखी जाएंगी वो हीरोइक कपलेट में लिखी जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके ड्राइडन साहब हैं, उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज इस वर्क के लिए किया है कि नहीं? कोई बता सकता है कि नहीं? क्या ड्राइडन साहब ने यहाँ पे हीरोइक कपलेट का यूज किया है? तो आपको जानकर पता चलेगा नो, जानबूझ के यहाँ पे इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज नहीं किया है क्योंकि ये इसको ट्रेजेडी जैसा दिखाना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने वही ट्रेडिशन यूज किया जो ट्रेडिशन पहले से चला आ रहा था और इन्होंने इसको ब्लैंक वर्स में ही लिखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है। अब जॉन ड्राइडन के बारे में कई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं एज अ बायोग्राफी। वो मैं आप सभी को एज अ राइटर, तो इसलिए मैं आपको वो चीजें अभी बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन ड्राइडन महोदय जो हैं, इनको जो है हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोलते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्रिटिसिज्म को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया था। कोई बता सकता है उस वर्क का नाम क्या था? वर्क का नाम क्या था? बहुत ही फेमस वर्क है, कैन एनीवन टेल। उस वर्क के माध्यम से इन्होंने जो क्रिटिसिज्म की नींव है वो रखी थी। और इसीलिए आप देखें कि जब भी आप क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो क्रिटिसिज्म का शुरुआत कहा जाता है वो इन्हीं से कहा जाता है। और इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो हमेशा मिलेगा एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। और अभी भी जो आपका जीआईसी का लेक्चरर का सिलेबस आया है यूपीएससी का, उस सिलेबस में भी आप देखेंगे कि जो सबसे पहला राइटर आपको पढ़ना है, जो ब्रिटिश राइटर है, वो कौन है? वो है ड्राइडन। आप एरिस्टोटल को पढ़ते हैं लेकिन वो क्लासिकल राइटर हैं, फिर किसके बाद सीधे आ जाते हैं? इनके पास आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़े राइटर हैं। अगर इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिटिसिज्म की शुरुआत करेंगे तो आप हमेशा इन्हीं से करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है, जो सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इंग्लैंड के सबसे फर्स्ट पोएट लॉरिएट माने जाते हैं। ये भी आप सभी को अपने दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ध्यान देनी है, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि इनको दफनाया कहाँ गया था। आप सभी को बता दें कि कुछ एक ऐसा जगह है जिसमें अगर आपको दफना दिया गया तो आप धन्य हो गए। तो एक सबसे पहले वहां पे दफनाया गया था किसको?
चासर साहब को दफनाया गया था, और उसके बाद से दुनिया के जितने भी फेमस पोएट हैं, राइटर हैं, जब वो मरते हैं तो उनको वहां पे मौका मिलता है दफनाया जाने का। और वो कौन सी जगह है? वो है वेस्टमिंस्टर अबी। वो कौन सी जगह है? वेस्टमिंस्टर अबी। तो इनको भी वहां पे दफनाया गया था, चासर के पास में ही। तो ये इनके लिए बहुत गर्व और बहुत ही प्राउड, मरने के बाद इनके फॉलोअर्स के लिए विषय है प्राउड होने का। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इनको जो है एक टाइटल दिया गया था, ग्लोरियस जॉन। ये कई बार पूछा जाता है, सर वाल्टर स्कॉट ने जो इसको पॉपुलराइज किया था, तो ये ध्यान रखना है। बस इतनी ही बातें आप सभी को ध्यान देनी है जो आपके इनसे रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बाकी चीजें आप अपनी सुविधा के लिए पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ वर्क के नाम बड़े फेमस है। सटायर के बहुत ही फेमस राइटर थे। एब्सलम एंड एकिटाफल आप सभी को पता है, बहुत बेहतरीन। अलीगिरी भी है, सटायर भी है। ठीक है, अलीगोरिकल सटायर लिखते थे माइक फ्लोकने, द मेडल। ठीक है। अब प्लेज में बात करें तो मैरिज अला मोड, फिर इसके आल फॉर लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, और क्रिटिसिज्म में ऐसे एंड ड्रामेटिक पोएजी, और ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया है वॉल्जीर के कुछ वर्क्स का। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम की डिटेल्स की बात करते हैं तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं की डिटेल्स। इसकी एक सब टाइटल भी थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है द वर्ल्ड वेल लोस्ट, ये किसकी सब टाइटल है? तो ये बहुत ही फेमस है, ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं आगे क्लास पढ़ाऊं, मैं फिर एक बार कहता हूं कि अपने साथियों दोस्तों को जो नींद में है, थोड़ा एक बार लिंक भेज कर उनको जगाइए, शायद कोई जग जाए, किसी का भला हो जाए, कोई कुछ ले ले। अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस हुआ था 1677 में, और ये पब्लिश हुआ था बुक फॉर्म में 1678 में। ये अगर देखा जाए तो एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, हाँ, या हीरोइक ट्रेजेडी भी इसे हम बोलते हैं। और ये जो है शेक्सपियर के इमिटेशन में जो एंटनी एंड क्लियोपाट्रा लिखा गया था, आप ये कह लीजिए कि उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता है। लेकिन स्टोरी लगभग वही है, थोड़ा बहुत ये अपने तरीके से चेंज करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि नियो क्लासिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने तरीके से लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शेक्सपियर की स्टोरी है उसमें ज्यादा स्टोरी है, ज्यादा कहानी है। जब इनके में हम आएंगे तो ये केवल लास्ट पार्ट वाले को दिखाते हैं, एकदम एंड में। ये एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जब आप ड्राइडन साहब के आल फॉर लव की बात करते हैं तो इसमें जो स्टोरी है वो काफी हद तक इसमें जो हीरोइन है आपकी, उसे काफी फेथफुल दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा फेथफुल दिखाया गया इन कंपैरिजन टू शेक्सपियर्स क्लियोपाट्रा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। सेटिंग की अगर बात करें प्लेस की, तो कहाँ पे सेटिंग है? तो ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की सेटिंग है, और इसमें एक टेम्पल ऑफ आइसिस है। तो ज्यादातर सेटिंग ज्यादातर वहीं पे है, कहानी है। द इंटायर प्ले टेक्स प्लेस इन दिस सिंगल लोकेशन। तो इसे आप कह सकते हैं कि जो यूनिटीज को फॉलो करने की बात है उसको भी इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है। अगर हम टाइम की बात करें तो ये अंतिम समय है क्लियोपाट्रा एंटनी के जीवन का, और यहाँ पे जो है यूनिटी ऑफ टाइम को भी बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है। तीनों यूनिटीज अच्छे से फॉलो की गई हैं। जॉनर की बात करें तो हीरोइक ट्रेजेडी है, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है, लेकिन ये जो ब्लैंक वर्स को फॉलो किया गया है क्योंकि इसको ट्रेजेडी का रूप देना चाहते थे ये। क्लाइमेक्स एकदम एंड में आएगा, जब आपको एंटनी को लगेगा कि क्लियोपाट्रा की डेथ हो गई है, तो ये क्लाइमेक्स की पोजीशन है, और इसी वजह से ये दुख में खुद को भी क्या कर लेंगे? सुसाइड कर लेंगे। तो ये जो है क्लाइमेक्स वाली कंडीशन है। प्रोटैगोनिस्ट आपके मार्क एंटनी साहब हैं, जो कि इस समय जो है कॉन्फ्लिक्टिंग है, मेलंकली सिचुएशन में इनको रिप्रेजेंट किया गया है। अगर एंटागोनिस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे वेंटिडियस को आप ले सकते हैं, लेकिन ये उस तरह से एंटागोनिस्ट नहीं है। ये ड्यूटी की बात करते हैं, उनको बार बार अपोज करते हैं क्लियोपाट्रा को। इनका जो लव अफेयर है उसमें बीच में उससे अलग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिए आप। एलेक्सस को क्यों मानेंगे? क्योंकि ये बार बार स्कीम करता है, अलग अलग प्लान बनाता है, और शायद यही वजह है जिसकी वजह से एंटनी की बाद में डेथ होती थी, क्योंकि एंटनी से झूठ बोल देता है कि जो है क्लियोपाट्रा की डेथ हो गई है, और एंटनी अपने आप को मार देते हैं। अगर आप मुख्य रूप से कहें तो ऑक्टेवियस सीजर है, लेकिन वो कभी स्टेज पे आता ही नहीं है, अपीयर ही नहीं होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो वही है। तो ये कुछ अलग अलग सिचुएशन है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इनके जो क्वालिटी है, करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो जानना चाहिए आपको। अगर नरेटिव टेक्निक में देखें तो नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर ये कहता है कि 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाना चाहिए, तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अब हम जल्दी जल्दी आते हैं और जितने भी करेक्टर्स हैं उनको जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस प्ले में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, कहानी आपको बहुत पहले से पता है सब कुछ। मार्क एंटनी,
मार्क एंटनी जो है ये रोमन जनरल है। आप सभी को पता है कि 3 ट्रायम्विर की बात होती है, ठीक है। इंग्लैंड में जो आपकी रोम में 3 ट्रायम्विर कौन होते हैं? ट्रायम्विर होते हैं 3 लोग के द्वारा जो मिला जुला शासन चलता है, 3 लोग के ग्रुप के द्वारा, उनको हम ट्रायम्विर बोलते हैं। तो ट्रायम्विर जो है 2 ट्रायम्विर था और ये दूसरे ट्रायम्विर के एक पार्ट, एक सदस्य हैं। आप बता सकते हैं इस ट्रायम्विर में कौन कौन 2-3 लोग हैं? तो एक तो आपका मार्क एंटनी है, दूसरे आपके ऑक्टेवियस सीजर हैं, और तीसरे कौन है? कैन एनीवन टेल? क्या तीसरा वाला जो बंदा है वो लेपिडस है? हु विल टेल? तो वो लेपिडस है। बहुत अच्छा है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में हो सकता है। क्लियोपाट्रा की बात करें तो ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है, एंटनी की लवर है, और इनको यहाँ पे थोड़ा सा फेथफुल डिवोटेड वाइफ दिखाने की कोशिश की गई है। क्विंटेरियस की बात की जाए तो ये एंटनी के बहुत ही ओल्ड जनरल हैं और बहुत ही फेथफुल फ्रेंड हैं, रोमन ड्यूटी एंड ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। डोलाबेला की बात किया जाए तो ये एंटनी के यंगर फ्रेंड हैं और इनको बार बार बैनिश कर दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लियोपाट्रा के प्यार में पड़ जा रहे हैं। क्लियोपाट्रा भी जो है थोड़ा सा उनको जलाने के लिए एंटनी को इसके साथ अफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए, उसका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। अगर एलेक्सस की बात करें तो ये क्लियोपाट्रा का हेड यूनक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक तरह से सारा सलाह वगैरह देने का काम यही करता है क्लियोपाट्रा को, और ये मेन स्कीमर है इसमें, समझ लीजिए आप। ऑक्टेविया कौन है? ये एंटनी की लीगल वाइफ है जिनसे इनकी शादी हुई है, इनके 2 बच्चे भी हैं, और ये कहीं ना कहीं फैमिली ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके पास आती है, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनते हैं। सेरापियन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये शुरुआत में और एंड में आते हैं, शुरुआत भी इन्हीं से होती है, एंड भी इन्हीं से होती है, और ये पृष्ठ हैं आइसिस टेम्पल के, और ये शुरुआत में बताते हैं कि इस प्रकार चारों तरफ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं से लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी शेक्सपियर के प्ले हैं, जब भी कुछ बुरा होने वाला, चाहे मैकबेथ की बात करिए, जूलियस सीजर की बात करिए, हर प्ले में आपको कुछ बैड ओमेंस दिखाई पड़ते हैं, कुछ बैड सिंबल्स और सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। इरास चारमिनान, ये 2 कैरेक्टर क्लियोपाट्रा की लॉयल मेड हैं, और ये क्लियोपाट्रा जब मर जाती है तो उसके बाद ये दोनों भी मर जाते हैं। अरिपिन्ना एंड एंटोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर हैं, सिर्फ इनका नाम जानना है। कहीं पूछ लिया गया कि एंटोनियो की डॉटर्स का नाम क्या था, हालांकि इनका कोई रोल विशेष नहीं है, लेकिन यह है कि डॉटर्स हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। और इसमें एक लाइन बहुत बेहतरीन लिखा है कि इनको इमोशनल प्रॉप की तरह यूज किया गया है ऑक्टेविया के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑक्टेविया इनको लेके आते कि शायद हो सकता है कि पिताजी बच्चों को देखें, तो कहा जाता है ना बच्चों के सामने हर कोई पिघल जाता है, तो एंटोनियो भी पिघल जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक बार फिर चेंज हो जाते हैं। अब हम समरी की बात करें तो बहुत जल्दी जल्दी हम आपको समरी दिखा के बताना चाहते हैं ताकि फटाफट हो जाए, कुछ छूटे क्यों, फटाफट करते हैं। अराइवल ऑफ वेंटिडियस, वेंटिडियस जो है आते हैं शुरू में, उनसे रिलेटेड है ये पहला एक्ट आपका। इसमें प्ले ओपन होता है टेम्पल ऑफ आइसिस में। सेरापियन जो प्रीस्ट हैं ये डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही टेरिफाइंग वोमेन्स को, कौन कौन सी विचित्र घटनाएं घटी हैं। जो नील नदी है वो बहुत ओवरफ्लो हो रही है, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ था, और बहुत तेज हवाएं, अजीब अजीब से चक्रवात की तरह हवाएं चल रही हैं। घोस्ट ऑफ टॉमीज जो है, टॉलमीज प्रिडिक्टिंग द फॉल ऑफ इजिप्ट, और बहुत ढेर सारे घोस्ट दिख रहे हैं टॉलमी के। टॉलमी आप सभी को पता है कौन है? बहुत बड़े क्या थे? क्या मैथमेटिशियन थे? तो इनका जो है आप देखते हैं दिखाई पड़ता है, और ये जो है इजिप्ट के फॉल की बात करते हैं। उसे क्या बोलते हैं जो हाथों की रेखा देखते हैं और आपके बारे में बात करते हैं? यस, एस्ट्रोनॉमर थे ये। तो ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। तो ऐसा दिखता है कि ये जो है ये रोम के फॉल के बारे में बता रहा है, इजिप्ट के फॉल के बारे में बता रहा है। तो ये सब बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। तभी जो है एलेक्सस आते हैं और ये इन सारी चीजों को जब वो बताते हैं तो ये उनका मॉकरी उड़ाते हैं कि भैया ये सब फालतू चीजें हैं, बट इज वरीड अबाउट हिज ओन सेफ्टी। लेकिन ये अपनी सेफ्टी के बारे में बहुत चिंता है, क्योंकि इनको लगता है कि भैया ये तो जो है क्लियोपाट्रा और ये एंटोनियो प्यार में पड़े हैं, और अब ये हार जाएंगे, ऑक्टेवियस तो मेरा कचूमर निकाल देगा क्योंकि उसकी आर्मी आ रही है, तो हमें दिक्कत हो सकता है। एंटनीज मेलंकली, एलंकली जो है बहुत मेलंकली, आज एंटनी का बर्थडे है
और बहुत ही डिप्रेस्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो दो चीजों के बीच में फंसा हुआ है और वो ग्राउंड पे जो है अपने आप को ऐसे झुका हुआ है और अभी वो बिल्कुल भी क्लियोपाट्रा को देखना नहीं चाहता। ये उसकी सिचुएशन है, सोच रहा है क्या कहे। इसी दौरान जो है वेंटिडियस आता है। वेंटिडियस एंटनीज का ओल्ड जनरल है, ये आता है। ही वीप्स टू सी हिज कमांडर इन सच अ स्टेट, और अपने कमांडर को इस स्टेज में देखकर बड़े दुखी होता है वो। द कन्फ्रंटेशन, और वेंटिडियस जो है एंटनी को राउज करता है, मतलब मोटिवेट करता है, इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है और कहता है कि आप तो एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप बताइए, आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे होगा। हाँ, आप भूल गए क्या कि आप रोम के टाइमीर में से एक हैं, कभी रोम आपकी वीरता के गीत गाता था। आप जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। तो एम्परर ऑफ द वर्ल्ड इनको बताया गया है। द ऑफर, फिर ऑफर देता है, देखिए हम आपके लिए हर समय तैयार हैं, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वेंटिडियस रिवील्स ही हैज 12 लीजन्स। लीजन समझते हैं, लीजन्स का मतलब था टुकड़ी। कहते हैं कि हमारे पास 12 बटालियन है। एक बटालियन में बहुत ढेर सारे सैनिक होते हैं, हर बटालियन में 3 से 6 हजार के आसपास सैनिक हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से 12 बटालियन है और वो सब तैयार हैं आपके लिए लड़ने के लिए, हर कोई तैयार है। बट दे रिफ्यूज टू फाइट फॉर क्लियोपाट्रा, लेकिन क्लियोपाट्रा के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता। आपके लिए हम जान दे देंगे, लेकिन क्लियोपाट्रा को हम में से कोई पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि युद्ध में लड़े जीते तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको क्लियोपाट्रा को छोड़ना पड़ेगा। एंटनी मूव्ड बाय वेंटिडियस लॉयल्टी, ये वेंटिडियस की लॉयल्टी से बहुत प्रसन्न होते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, जीतने का अगर मौका है तो ठीक है, मैं क्लियोपाट्रा को छोड़ दूंगा और जो है लीजेंस को ज्वाइन कर लूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना आसान नहीं है ना, कहते हैं जो प्यार में व्यक्ति पड़ जाता है ना तो फिर वो बार बार बदलता रहता है। बताइए कितना मजबूत आदमी था, हैं? लेकिन ये है कि अब प्यार में पड़ गया, प्यार में आदमी बर्बाद भी हो जाता है। तो वही कहानी है क्लियोपाट्राज ग्रीफ। अब क्लियोपाट्रा का ग्रीफ क्या है, दर्द क्या है। क्लियोपाट्रा लर्न्स एंटनी प्लान्स टू लीव। क्लियोपाट्रा को जब पता चलता है कि एंटनी जाने वाला है तो एलेक्सस एडवाइसेस हर टू यूज हर चार्म एंड परजेंस टू विन हिज बैक। और एलेक्सस कहता है कि देखो एक काम करो, अब तुम्हारे पास एक ही चीज है, हाँ, तिरिया चरित्र। ये बोलना पड़ता है, मतलब तुम्हारे पास जो अपना चार्म है, जो अपना प्रेजेंस है, अब उसको यूज करो और उसी के द्वारा बस तुम उसको अपने पास दोबारा ला सकती हो। अब फिर उसके बाद एंटनी ट्राइज टू लीव विदाउट सीइंग हर। एंटनी तो बिना उसके देखे जाना चाहता है, लेकिन क्लियोपाट्रा आ जाती है। द डिफेंस एंटनी वेंटिडियस लिस्ट क्लियोपाट्राज क्राइम रिव्यूइंग एंटनी। और यहाँ पे वेंटिडियस फिर क्लियोपाट्रा के ढेर सारी क्राइम गलतियों को दिखाता है कि देखो तुम्हारी वजह से ये इतनी कमियां हैं और इससे तुम एंटनी बर्बाद हो जाओगे, इसके चक्कर में पड़ोगे। लेकिन क्लियोपाट्रा बहुत टैलेंटेड पर्सन है, हाँ, ब्यूटी विद ब्रेन है। तो वो क्या करती है, वो अपने आप को डिफेंड करती है और बहुत सी चीजें बताती है, कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने क्या तुम मेरे लिए छोड़े हो, मैंने भी तुम्हारे लिए छोड़ा है। मैंने जो है रिफ्यूज कर दिया सीजर के ऑफर को, जो सीजर ने ऑफर दिया था किंगडम का, मैं चाहती तो ले सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं एंटनी के साथ रहना पसंद करूंगी, मुझे कोई किंगडम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब जब ये बात एंटनी सुनता है तो फिर वो बदल जाता है, उसको कहता है ये तो मेरे प्रति बहुत लॉयल है भाई। तो उसके बाद से जो है अब उसे रियलाइज होता है कि वो अबेंडन नहीं कर सकता उस वुमेन को जिसने उसे रूइन होने से बचाया है। तो रिवर्सल क्या है, एंटनी रिजेक्ट कर देता है वेंटिडियस के प्लान को और फिर उसके बाद चूसता है कि मैं जो है लव को चुनूंगा ड्यूटी के ऊपर। ड्यूटी क्या कहता है कि भाई ड्यूटी करे, देश की सेवा करे, पत्नी को इसको छोड़े लव को, लेकिन ये अब लव को जो है ड्यूटी के ऊपर चुनता है क्योंकि इसका लव बहुत प्यारा है और लव लॉयल है। तो इस तरह से वेंटिडियस कुछ नहीं समझ पाता है, बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी अच्छा आदमी है, एंटनी को उसके बावजूद भी नहीं छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, फैमिली इंटरवेंशन। अब उसके बाद क्या होता है, अब तीसरा इसमें ट्रिक आएगा, इसकी फैमिली आएगी, शायद उसके साथ ये चेंज हो जाए। तो डोला बोला जो है, जिसको इन्होंने कभी वैनिश कर दिया था, वो आता है। तो एंटनी वेलकम्स बैक हिज फ्रेंड डोलाबेला। डोलाबेला इनके पास फिर से आते हैं। डोलाबेला एंड वेंटिडियस हैव अ प्लान। अब ये दोनों मिलकर प्लान किए रहते हैं कि अब दूसरा तरीका क्या है, एक तरीके से तो हम फेल हो गए, अब दूसरा क्या कि ऑक्टेविया और उसके बच्चों को लेकर आओ। तो उसको लेकर आते हैं। ऑक्टेविया डज नॉट स्कोल्ड। ऑक्टेविया भी आती है तो उसको पहले समझा दिया जाता है, देखो अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया है, अगर तुम उसको डांटोगे तब तो भड़क जाएगा, तो डांटना नहीं है, उसको प्यार दो, दे दे प्यार दे, उसको अपना ऐसा प्यार दो कि क्लियोपाट्रा को भूल जाए। तो अब ये जो है प्यार देने की कोशिश करेंगे और ये अपने बच्चों के प्रति जो है उनके ड्यूटी को दिखाएंगी और देश के प्रति ड्यूटी की बात करेंगे, तो शायद कहीं बात बन जाए। तो ऑक्टेविया डज नॉट स्कोल्ड एंटनी, शी ऑफर्स ड्यूटी एंड पीस विद हर ब्रदर
सीजर, वो कहती है कि देखो ड्यूटी की बात करो, देश की बात करो, और दूसरी बात है कि अपने बच्चों की बात सोचो। चिल्ड्रेन एम्ब्रेसेस एंटनी, बच्चे जो है एंटनी को एम्ब्रेस करते हैं, ओवरकम बाय पेरेंटल गिल्ट, और उसे लगता है कि मैं तो जो है बहुत बड़ा गड़बड़ी कर रहा हूँ, मैं बाप के फर्ज को नहीं निभा रहा हूँ, रोम के प्रति अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा हूँ। इस तरह फिर एंटनी ब्रेक डाउन कर लेता है और फिर डिसाइड करता है कि अब जो है मैं फिर से जो है अब मैं रोम लौटूंगा ऑक्टेविया के साथ, और मैं छोड़ दूंगा किसको, क्लियोपाट्रा को, और एक लेटर ड्राफ्ट करता है जो क्लियोपाट्रा को दे दिया जाएगा। क्लियोपाट्रा न्यूज को रिसीव करती है, लेटर मिलता है, फिर वो क्लेम करती है कि जो उसका लव है वो ऑक्टेविया की ड्यूटी से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्यारा है। ऑक्टेविया डिसमिसेस सर, ऑक्टेविया जो है डिसमिस करती है उसकी बात को। अब आगे देखते हैं भाई, अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, तीसरी कंडीशन है फिर यहाँ पे, एंटनी कैन नॉट बियर टू से गुड बाय टू क्लियोपाट्रा पर्सनली। अब एंटनी खुद क्लियोपाट्रा को पर्सनली जाके नहीं कह सकता, प्यार किया इतनी हिम्मत नहीं है। ही आस्क डोलाबेला टू डिलीवर द फेयरवेल मैसेज, तो ये डोलाबेला को कहता है कि तुम जाओ और तुम ये मैसेज दोगे। इसी दौरान एलेक्सस प्लान करता है, एलेक्सस सीज एन अपॉर्चुनिटी, ही कन्विंसेस क्लियोपाट्रा टू फ्लर्ट विद डोलाबेला टू मेक एंटनी जेलस एंड विन हिम बैक। अब देखो दोनों, मतलब ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है, वो कुछ ऐसा गेम खेलेगी कि फिर एंटनी इसके पास आ जाएगा। तब इसने क्या किया कि कहता है एलेक्सस के काम करो तुम, अगर तुम क्या करो क्लियोपाट्रा, इस समय तुम फ्लर्ट करो। जैसे ऐसे मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी भड़काने के लिए ऐसा किया जाता है कुछ देर के लिए, कि हीरोइन किसी दूसरे लड़के के साथ आ गई थोड़ी देर के लिए, है या फिर लड़का जो है किसी दूसरी लड़की के साथ आ गया, फिर सिर्फ भड़काने के लिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं अरे तुम। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, क्लियोपाट्रा को है फ्लर्ट करना है डोलाबेला के साथ, और ऐसा यदि करती है तो हो सकता है एंटनी जेलस की भावना हो और फिर वो उसको मारे धक्का, कहे तुम कैसे आ गए मेरी प्रेमिका के पास, तो इस तरह से ऐसा हो सकता है। तो डोलाबेला जो है यहाँ पे आता है, और ये जो है आता तो है ये मैसेज देने के लिए एंटनी का, लेकिन ये खुद ही उसके चक्कर में पड़ा था, प्यार करता है ये। तो ये रिवील करता है कि भैया देखो क्लियोपाट्रा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और क्लियोपाट्रा जो है वो जानबूझ के, हालांकि वो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, लेकिन ये जानबूझ के अपने इंटरेस्ट को शो करती है, क्योंकि एलेक्सस ने इसे प्लान किया है कि तुमको करना पड़ेगा। अब जो है वेंटेडियस एंड ऑक्टेविया ये जानबूझ के थोड़ी दूरी से देख रहे हैं सब कुछ, और ये इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको लग रहा है जैसे इनके बीच में कोई रोमांटिक बातें चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद वेंटेडियस टेल्स एंटनी, ये लोग एंटनी के पास आते हैं, उसे बताते हैं कि क्लियोपाट्रा अनफेथफुल है डोलाबेला के साथ। ऑक्टेवियस कंफर्म करते हैं कि मैंने भी देखा ऑक्टेविया। तो एंटनी फिर गुस्से में आ जाते हैं, और जो है ये क्लियोपाट्रा और डोलाबेला को कन्फ्रंट करते हैं, और जो है वहां पे एंटनी एक बार फिर से जो है डोलाबेला को जो है क्या करते हैं, एंटनी रिफ्यूजेस टू बिलीव देयर एक्सप्लेनेशन, ये इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, और ये बेनिश कर देते हैं डोलाबेला को एक बार फिर से, और अब की बार क्लियोपाट्रा को एक बार फिर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके प्रति ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। इस तरह की जब ये बातें करते हैं तो ऑक्टेविया बहुत गुस्से में आ जाती है, ये कहती कि भैया ये क्या है इसका, मैं इसकी पत्नी हूं, और ये जो है उसके प्रति अपने प्यार को बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं। तो फिर ये क्या होती है, ऑक्टेविया गुस्सा हो जाती है, डिस्गस्टेड हो जाती है एंटनी के ऑब्सेशन से, और फिर ये क्या करती है कि यहाँ से चली जाती है। ठीक है, कि ये सोचती है कि एंटनी इसको इतना जैसे प्यार करता है, उसकी इतनी बातें कर रहा है बार बार, तो ये उसको एज अ वाइफ खराब लगता है, और इस तरह से जो है ऑक्टेविया यहाँ से चली जाती है। और अब ये समझ लीजिए कि अब ये तय है कि अब युद्ध होना है, अब एंटनी इज नाउ एलोन। तो बहुत देखो तेजी से मैंने बताया आप लोग को, क्योंकि पॉइंट्स बहुत हमने एकदम सीधे से बुलेट पॉइंट रखा है ना, तो बहुत तेजी से हो रहा है, मुझे लगा कि सीधे सीधे इसे पढ़ा दें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो तेजी से करते हैं। तो अब इस तरह से अब एंटनी को, अब अंतिम एक्ट में हम आ चुके हैं, और अब एंटनी जो है यहाँ पे इनका लड़ाई होना है। अब देखते हैं युद्ध में क्या होगा। सीजर्स नेवी अटैक, सीजर की नेवी अटैक कर देती है। एंटनी वाचेज फ्रॉम अ टावर, एंटनी एक टावर से देख रहे होते हैं। अब यहीं पे एक बिट्रायल होता है जिसे ये सह नहीं पाते हैं। जो इजिप्टियन फ्लीट है, यानी जो आपकी फ्लीट आर्मी है, किसकी आर्मी है, आर्मी आपकी जो है क्लियोपाट्रा की आर्मी, वो अचानक सरेंडर कर देती है सीजर के सामने, और उनको वेलकम करती है, और उन्हीं की पार्टी में जाके मिल जाती है। ये थोड़ा सा दुख का विषय है, और इससे उनको लगता है,
और जो क्लियोपाट्रा है वो भी वहां से भाग जाती है अपनी सेना के साथ, अपने अकेले। तो इससे इनको बहुत दुख होता है, ये बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ पे इसी दौरान जो है, जब ये बहुत गुस्से में है, अब ये सोचते हैं कि मैं आऊंगा और क्लियोपाट्रा को बहुत मार दूंगा या ये कर दूंगा, तो उसने मुझे धोखा कैसे दिया। इनको बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर कि उसने धोखा कैसे दे दिया, बहुत गुस्से में एंट्री है। अब ये बहुत गुस्से में है, क्लियोपाट्रा को समझ लो छोड़ने वाले नहीं है, ये भी आते हैं। उसी दौरान जो है एलेक्सस इनको मिल जाता है, और जब ये एलेक्सस को देखता है तो ये सोचता है तो क्लियोपाट्रा को मार न दे, दिक्कत ना हो जाए, तो ये इससे झूठ बोल देते हैं और ये कह देते हैं कि क्लियोपाट्रा जो है वो तो उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसने किल कर लिया है अपने आप को, ठीक है, सेना में हार को देखकर। तो इससे बेचारे अचानक जो एंटनी का गुस्सा था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, और फिर इनका जो प्यार है वो लौट आ जाता है, और ये बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरी प्रेमिका, मेरी मासूका, मेरी बिलवेड अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरा क्या होगा। हाँ ये दुख वाले गाने गाने लगते हैं। वो दुखी हो जाते हैं, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ये वाला गाना गाने लगते हैं। और अब इनको जीवन जीने का कोई वो नहीं है, अब ये दुनिया से हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर लेना चाहते हैं। तो इसलिए जो है अब ये क्या करते हैं, खुद मरना चाहते, कहते हैं मेरा सच्चा प्यार है तो हम मरेंगे। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि सातों जन्म में तेरे मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। तो वो वाली मामला है। तो अब ये उससे प्यार करते रहना चाहते हैं, इसलिए अभी ये मर जाना चाहते हैं, और मरने के लिए अपने दोस्त से कहते हैं, वेंटिडियस से, कि हे दोस्त तुम आ जाओ, तलवार लेके आ जाओ, मुझे मार दो। लेकिन वेंटिडियस मना कर देते हैं, बल्कि खुद अपने आप को मार देते हैं, दोस्ती के प्रति अपने वो दिखा कि मेरा दोस्त मर रहा है, तो खुद अपने आप को मार देते हैं, क्योंकि अपने सामने अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकते। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एंटनी जो है सुसाइड कर लेते हैं। अब एंटनी जो है फाइनली कैसे सुसाइड करेंगे, तो एक तलवार को जमीन में उल्टा उल्टा जो है कर देते हैं, चुप कर देते हैं, और फिर उसके बाद उस तलवार के ऊपर कूद जाते हैं, और इस प्रकार वो जो है मर जाते हैं। अब इसी दौरान जो है क्लियोपाट्रा चूंकि जिंदा रहती है, जैसे उसको पता चलता है वो भागते हुए आती है, उसको पता चलता है कि जो एंटनी मर चुका है, ठीक है, तो भागते हुए आती है, भागते हुए आती है, और बहुत दुखी होती है। और इस तरह जो है क्लियोपाट्रा जो है उनकी बाहों में, क्लियोपाट्रा की बाहों में एंटनी जो है अपनी अंतिम सांसें लेते हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही रोमांटिक मोमेंट है। और इनको अपने आप में बहुत, कम से कम इस बात के लिए एंटनी क्या दुखी है बताइए, एंटनी क्या मरते हुए दुखी है? नो, एंटनी इस बात के लिए खुश है कि मैं अपनी प्रेमिका के हाथों में मर रहा हूं, मैं उसकी बाहों में हूं, इससे बड़ा मौत मुझसे, इससे बढ़िया मौत मुझे मिल नहीं सकता था। कहते हैं ना, जब हम जिससे प्यार करते हैं तो पूरी जन्नत हमें नजर आती है उसकी बाहों में। तो ये जो है उसकी बाहों में मर रहे हैं, इस बात से खुश हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात खुश हैं कि इनकी क्लियोपाट्रा ने इनको धोखा नहीं दिया है। और इसी के साथ अब इस दुनिया से चले जाते हैं। क्लियोपाट्रा जो कि बहुत, वैसे तो देखा जाए उसके करेक्टर में बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी चौबे जी ने बताया है, राजकुमार जी ने, कि सीजर एंड क्लियोपाट्रा भी एक प्ले है जिसे जीवी शाह ने लिखा है। और ये सीजर कौन था? ये जूलियस सीजर था। यानी क्लियोपाट्रा के चक्कर बहुत चले हैं, बहुत लोगों को शासन सत्ता में रहने के लिए उसने अलग अलग लोगों के साथ चक्कर चलाया, उसके बहुत चक्कर थे, बहुत नाजायज संतानें थी, बहुत सी चीजें थी। लेकिन अंतिम बार जो है, अंतिम बार, अब की बार इसको जैसे लगता है ना सच्चा प्यार हो गया है, सच्चा प्यार, वो वाला प्यार हो गया है। तो अब इससे सच्चा प्यार हो गया है, और अब की बार जो है इसने सोचा कि नहीं, अगर ये चाह लेती तो हो सकता सीजर जो है इसको राज्य वापस कर देता, या इसकी जान बच जाती, कुछ भी होता। लेकिन इसने डिसाइड किया कि नो, मैं जो है अब मरना पसंद करूंगी, मैंने बहुत हो गया राजपाट, बहुत कुछ हो गया, मेरा सच्चा प्यारा, मेरा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो इसने अपने आप को मौत देने के लिए पहले अपने आप को तैयार किया एक रानी की तरह, और फिर उसके बाद से जो है ये लेकर आई एक छोटा सा डब्बा, और उस डब्बे में क्या थे? सांप। उस डब्बे में था सांप, स्नेक था, और उस स्नेक ने जो है इनको काटा, उस स्नेक से इन्होंने बाइट करवाया अपने आप को, और इस तरह से जो है ये मौत के मुंह में चली गई। इस तरह से इनका जीवन खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो है इनकी दोनों जो इरास एंड चर्मियान है वो भी अपनी मालकिन की मौत को नहीं देख पाई, वो भी मर गई। और इसी के साथ से जो है ये प्ले खत्म होने से पहले जो सेरापियन है, जो पृष्ठ महोदय है, वो जो है इनकी प्रशंसा में
गीत गाते हैं, प्रशंसा गीत गाते हैं, और इसी के साथ से जो है ये प्ले आपका खत्म हो जाता है। तो बताइए भैया लव स्टोरी कैसा था, समझ में आया सभी को? जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि द वर्ल्ड विल लॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, एक लाइन आती है कई बार कि इसमें जो है किसके लिए इन्होंने बोला है, राइटल ऑफ अ ग्लोब। राइटल ऑफ द ग्लोब किसको बोला है? ये इन्होंने बोला है किसके लिए? रोमन एम्पायर के लिए। इन्होंने कहा कि मेरे लिए रोमन एम्पायर एक राइटल ऑफ द ग्लोब है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और मैं इसको जो है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो वर्ल्ड है, उसको मैं खोना ज्यादा पसंद करूंगा अपने प्यार के सामने। तो वर्ल्ड वेल लॉस्ट इसलिए बोला गया है, जानबूझ के उन्होंने एकदम अपने मन से, अपनी इच्छा से इस दुनिया को खोया है। कहा जाता है ना, जब प्यार हो जाता है तो प्यार के आगे जो है वो दुनिया जो हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। तो वो इसको बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। अगर फ्रेंडशिप की बात किया जाए तो फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से आप देखते हैं, वेंटेडियस एंड एंटनी के बीच में जो फ्रेंडशिप दिखाया गया है वो भी बहुत बढ़िया है, और लव और ड्यूटी के बीच में जो संघर्ष है वो भी आपको बहुत बढ़िया से दिखाया गया है इस प्ले में। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हैं। अब चलते हैं और जल्दी जल्दी जो है कुछ एमसीक्यू हम फटाफट कर लेते हैं, और उसी के साथ आपका ये प्ले खत्म हो जाएगा। तो आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यू? सभी को स्क्रीन पे एमसीक्यू दिख रहा है भाई? तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फटाफट। अब इसके कुछ एमसीक्यू थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। अब जल्दी जल्दी आप लोग नंबर बताएंगे भाई, आप बस सुनिए, अपनी कॉपी में टिक करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ऑल फॉर लव? तो बहुत क्लियर है, द वर्ल्ड विल लॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच मीटर इज ऑल फॉर लव रिटन? किस मीटर में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, आयम्बिक, ठीक है, अनआयम्बिक, सॉरी अनराइम्ड आयम्बिक मीटर, ठीक। ब्लैंक वर्स आप सभी समझते हैं। हीरोइक कपलेट में क्या होता है? हीरोइक कपलेट में क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर की दो लाइनें राइम करती हैं, और ब्लैंक वर्स में क्या होंगी? राइम नहीं करेंगे, बस यही अंतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, द प्ले इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन विच ड्रामेटिक रूल? किस ड्रामेटिक रूल पे बेस है? तो 3 यूनिटी पे बेस करके है। हु इज द कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग रोमन ड्यूटी एंड फ्रेंडशिप? कौन है जो रोमन ड्यूटी एंड फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है? वेंटिडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कैरेक्टर लाइज टू एंटनी अबाउट क्लियोपाट्रा सुसाइड? बताइए कौन सा कैरेक्टर है जो क्लियोपाट्रा के सुसाइड के बारे में झूठ बोलता है एंटनी से? हु विल टेल? तो कैरेक्टर कौन है? एलाक्सस, एलाक्सस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि हु इज एंटनीज लीगल वाइफ हु अपीयर्स इन एक्ट? कौन है लीगल वाइफ इनकी? तो ऑक्टेविया है, जो आती है अपने 2 बच्चों के साथ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रिवेंट्स एंटनी फ्रॉम ज्वाइनिंग वेंटेडियस 12 लीजन्स? बताइए क्या इनको रोकता है? जो वेंटेडियस के 12 जो है बटालियन है उनको जुड़ नहीं पाते हैं, तो क्या है? दे रिफ्यूज टू फाइट फॉर, ठीक है, क्लियोपाट्रा। बताइए तो वो जो 12 बटालियन है वो क्यों नहीं लड़ती है? क्योंकि एंटनी के साथ क्लियोपाट्रा लड़ेगा तो नहीं लड़ेंगे, अगर एंटनी के लिए अकेले लड़ना हो तो लड़ जाएंगे। तो ये बात है, क्योंकि वो लोग क्लियोपाट्रा को अच्छी औरत नहीं समझते हैं। हु सेज द फेमस लाइन, मेन आर बट चिल्ड्रेन ऑफ अ लार्जर ग्रुप? ये फेमस लाइन है, ये डोलाबेला की लाइन है, इसको नोट कर लेंगे ऐसे। हु डज क्लियोपाट्रा, हाउ डज क्लियोपाट्रा डाई? कैसे डाई करती है? तो आप सभी को होता है बाइट ऑफ एन आस्प, ठीक है, एक जो है आस्प यानी जो स्नेक है उसके बाइट से वो कटवा लेती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ऑर्डर एमसीक्यू का है, ये आप सभी के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेंटेडियस कन्विंसेस एंटनी टू लीव? बताइए वेंटेडियस जो है एंटनी को लीव करने के लिए, क्लियोपाट्रा को छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। एलाक्सस लाइज अबाउट क्लियोपाट्रा डेथ? ये तो काफी एंड में होता है, ये तो सबसे एंड में होगा क्योंकि जब प्ले खत्म होने वाला होता है। ऑक्टेविया अराइव्स विद द चिल्ड्रेन? ये बल्कि इधर हो जाएगा क्योंकि वेंटेडियस पहले कन्विंस करते हैं लीजेंस के माध्यम से, फिर उसके बाद ऑक्टेविया आती है, तो ये सेकंड हो सकता है। फिर उसके बाद एंटनी बेनिसेस डोलाबेला, ये पहले हो जाएगा, और सबसे लास्ट में एलेक्सस लाइज अबाउट क्लियोपाट्रा डेथ। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं, 2 स्टेटमेंट है आप सभी के सामने। ड्राइडेन रोट ऑल फॉर लव टू करेक्ट द इरेगुलरिटीज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं,
ड्राइडन पोर्ट्रेज क्लियोपाट्रा एज अ फिकल मैनिपुलेटिव फ्लर्ट जस्ट लाइक शेक्सपियर। नो, यही तो ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे वो इसको बहुत अच्छा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी फ्लर्टियस नेचर की यहाँ पे नहीं प्रेजेंट की गई है। आगे बढ़ते हैं, वेयर डज इंटायर प्ले टेक प्लेस, तो कहाँ पे, द टेम्पस ऑफ आइसिस, ये ध्यान रखना है। हु इज एलेक्सास, कौन है ये, क्लियोपाट्रा का यूनक है। आगे बढ़ते हैं, वाई डज ऑक्टेविया लीव एंटनी इन एक्ट 4, एंटनी जो है ऑक्टेविया एंटनी को क्यों छोड़ देती है, तो देखिए, सी फॉल्स इन लव विद डोलाबेला, क्या ये रीजन है, या फिर she is insulted that Antony is only concerned with Cleopatra fidelity not hers, यही वाली पॉइंट है। एंटनी मतलब इस समय वही चीज सोच रहा है बार बार कि तुम मुझसे धोखा कैसे दे सकती हो, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, ये वो। फिर वो कह देती कि नहीं जानू, ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो, फिर रोने लगती है। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, ये फिर पिघल गया। अब जब ये देख रही तो गुस्से में आ गई पत्नी कि भैया ये सब क्या चल रहा है, मेरा कोई महत्व ही नहीं है। व्हाट गिफ्ट डज क्लियोपाट्रा गिव एंटनी इन एक सेकेंड टू हिम बैक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैंने वहां नहीं बताया है। आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए क्लियोपाट्रा क्या देती है गिफ्ट, कौन सी डेट गिफ्ट, और किसके माध्यम से भिजवाती है, वो भी ध्यान रखिएगा, एलेक्सस के माध्यम से। क्या गिफ्ट भिजवाती है, ब्रेसलेट। वो ब्रेसलेट इसलिए भिजवाती है क्योंकि वो सोचती है कि हमने इनको मेंटली तो अपने में बांध रखा ही है, लाओ फिजिकली भी बांध लें। तो ये बहुत ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाई वाज डोलाबेला ओरिजिनली बेनिस्ड, बताइए डोलाबेला को क्यों बेनिश कर दिया गया था, क्योंकि वो फॉल इन लव हो जा रहा था क्लियोपाट्रा के। हु किल्स हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ किलिंग एंटनी, बताइए कौन खुद को मारना पसंद करता है एंटनी को मारने की बजाय, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेंटिडियस। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, 2 पॉइंट है। ऑल फॉर लव इज कंसीडर्ड ड्राइडन मास्टरपीस इन ट्रेजेडी, एकदम सही बात है। ऑक्टेवियस सीजर अपीयर्स इन द फाइनल एक्ट टू क्लेम द थ्रोन, नो, ऑक्टेवियस सीजर तो आता ही नहीं है इसमें, है क्लेम द थ्रोन की बात ही नहीं है यहाँ एंड में, वो बाद में हो जाएगा, प्ले खत्म हो जाएगा तब। टू हुम डज एंटनी रिफर दिस राइटल ऑफ ग्लोब, किसको बोलता है राइटल ऑफ ग्लोब, तो रोमन इंपायर को बोलता है वो। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, व्हाट हैपेंस टू एंटनीज फ्लीट इन एक्ट 4, एक्ट 4 में एंटनी की फ्लीट कह लीजिए या क्लियोपाट्रा की फ्लीट बोलिए, क्योंकि अब दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्या होता है उनके साथ, तो ये सारी जो फ्लीट है ये क्या हो जाती है, वो बिट्रे कर जाती है। तो क्या आंसर होगा, इज इट गोज ओवर टू सीजर साइड, वो सीजर के साइड में चली जाती है। अब एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि विच फेमस क्रिटिक कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बोलते हैं। व्हाई डज एलेक्सस टेल क्लियोपाट्रा टू फ्लर्ट विद डोलाबेला, क्यों कहता है एलेक्सस कि तुम फ्लर्ट करो, तो ये इसलिए कहता है ताकि एंटनी को जेलस किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, द प्ले वाज रिटन ड्यूरिंग विच लिटरेरी पीरियड, तो आप सभी को पता है रिस्टोरेशन पीरियड में प्ले लिखा गया है, ठीक है, तो ये है, ये बहुत ही बेहतरीन है आप सभी के लिए। हाँ, बस अब इतना ही रखते हैं, लगभग सारी मेन चीजें हो गई हैं, अब बाकी जो क्वेश्चन है सब वो रेपिटेशन है, ठीक है। एक बस ये ध्यान लीजिए कि कौन फाइनल लाइंस को बोलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फाइनल और बिगिनिंग कौन है, सेरापियन है, तो सेरापियन को ध्यान रखिएगा, ये फाइनल लाइन बोलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बस ये भी एक क्वेश्चन है, हु व्हाट रिलेशनशिप डज ऑक्टेविया हैव टू जूलिया ऑक्टेवियस, तो सब आपको पता, बहन है उसकी। तो अगर हमने आपको अभी तक कितना टोटल 26 क्वेश्चन कराया है, बताइए 26 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन है बहुत इजी है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ओलिविया ब्रिंग टू एंटनी, तो 2 बच्चों को लाती है, दोनों बच्चों के नाम कोई लिख के बता सकता है, दोनों बच्चों के नाम लिख के बताए। टोटल 27 क्वेश्चन हमने कराया, बाकी 2-3 खुद पढ़ लेना आप। तो बताइए 27 में से आप जो है कितने नंबर लेकर आए, और दोनों बच्चों के नाम कौन लिख के बताएगा, कोई बात, बहुत अच्छा भाई, विजय लक्ष्मी के लिए तालियां हो जाए, एंटोनिया एंड एग्रीपा, बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों ने तो धमाल मचा दिया भाई, क्या बात है। आप सभी के लिए बहुत ढेर सारा हृदय की गहराइयों से उस परम पिता परमेश्वर से मैं बहुत ढेर सारा जो है आप सभी के लिए जो है लक मांगता हूं,
आपने मेहनत किया है तो लक आपका साथ दे। कहा जाता है ना कि कई बार हम बहुत मेहनत कर देते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब की बार भाग्य भी आपके चरणों में आ जाए, अब की बार भाग्य भी आपके साथ रहे। और लक और मेहनत तो आपसे ज्यादा कोई कर नहीं रहा है, तो यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल स्टेज। करेंगे, इस बार करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। एसके सर ने बहुतों को सफल कराया है, मेरा तो रिकॉर्ड रहा इस मामले में। लोग बड़ी बड़ी बात, हर कोई ये कह सकता है कि मैंने ये किया है, हमने ये किया है, लेकिन कोई ये नहीं कह कर आला आपको मिलेगा कि हमने इतने लोग को ये कराया है नॉर्मली। तो वो कम से कम मैं आपको गर्व से कहता हूं कि हमने बहुतों को सफल कराया, बहुतों को, और ऐसे ऐसे लोग को सफल कराया जो कि एकदम नीचे से उठा के कराया है। तो अब ये समझ लीजिए अब की बारी आप लोग की है। 100% आप लोग सफल होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिस्टर आनंद जी कहाँ हैं? क्लास में दिख नहीं रहे हैं, वो उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। इज ही हियर? मिस्टर आनंद जी, आर यू हियर? और बाकी लोग बताएं भाई। तो दिनेश जी कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? प्रवीण जी हैं क्लास में? प्रवीण जी की तबीयत सही है क्या? वो क्लास में हैं? मैं कुछ लोग को देखता हूँ हमेशा क्लास में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग को देखकर। अरे वाह, अच्छा, चलिए आनंद जी आ गए। आज आनंद जी आप ज्यादा रिस्पांस नहीं दिए हैं, क्या बात है? थके हुए हैं कि आज वो पूरा मन लगा के पढ़ना चाहते हैं, या हो सकता है आपने कभी रिस्पांस दिया हो, हमने ध्यान न दिया हो। बाकी सारे लोग देखिए, जैसे आप लोग रेगुलर, आप लोग कनेक्टेड रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग करते रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तबीयत नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं है, ध्यान रखिए। तो अब आप लोग बताइए, हमने ड्रामा पूरा खत्म कर दिया भाई, बहुत अच्छे से ड्रामा हो गया है। अब जो अगला सेशन है, हमारी तो इच्छा ये है कि अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग को जो है मैं आ, 2 शॉर्ट स्टोरी या 2-3 शॉर्ट स्टोरी की जो है एमसीक्यू करवा सकता हूँ, शॉर्ट स्टोरी भी कंप्लीट करवा सकता हूँ, इफ यू आर रेडी। अगर रेडी नहीं है, सर हम रिस्पांस करते हैं सो दैट आपको लगे कि हम आपके साथ जग रहे हैं। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो जितने भी लोग रिस्पांस करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आ, भाई सिंपल सी बात है, हम तो आप लोग को माइक भी नहीं खुलवाते हैं। हमारे साथ ये है ना कि मुझे मतलब मैं ये जो वीडियो है ना आपकी, पहले मैं ना आप लोग की माइक खुलवा के बहुत बार वीडियो करवा चुका हूँ। तो मैंने देखा, जब मैंने पहला बैच चलाया था तो उसमें लॉस हो गया था। उसमें क्या हुआ कि मेरी पूरी वीडियो खराब हो गई, पूरी वीडियो उसमें खराब हो गई। क्योंकि उसमें क्या है, जब माइक खुलता है तो आपकी तरफ से साए साए आवाज आती है, कभी किसी की तरफ नेटवर्क का इशू है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमसे बच्चों ने कहा कि सर जो अब माइक खुलवा देते हैं तो इससे एक इशू ये आता है कि जब बाद में हम लोग वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल भी वो वीडियो देखने लायक नहीं रहता, बड़ी दिक्कत होती है उसमें, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हमने कसम खाया कि नहीं, बच्चों की जिसमें भलाई है वो काम करेंगे। तो इसीलिए फिर हमने माइक वाला कहानी खत्म कर दिया। और दूसरी बात यह है कि माइक जब ऑन रहता है तो बहुत बार क्लास बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि बहुत सी बातें जो हमें नहीं करनी है, जिस समय में हम कुछ आपको और ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं और बहुत सी चीजें बता सकते हैं, तो थोड़ा सा हम वो टाइम आपकी बचा सकते हैं और अपना भी टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये हमने किया, और जब से हम ये कर रहे हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम कम समय में आपको बहुत ज्यादा चीजें करा पाते हैं। और सिर्फ उसमें सिर्फ सीधे सीधे टू द पॉइंट चीजें रहती हैं, वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसीलिए देखिए, अब मैंने जितने भी वीडियो इस समय रिकॉर्ड किए हैं आप सभी के लिए कितना फायदेमंद है। आधे आधे घंटे का है या 1-1 घंटे का वीडियो है, लेकिन वो 1 घंटे का वीडियो सीधे टू द पॉइंट है। आप उसको स्पीड में करके सुनेंगे और इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई फालतू बकवास है ही नहीं, सीधे 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 पॉइंट है सारा। और दूसरी बात यह है कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है जिससे आप डिस्टर्ब भी नहीं फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई हैं। क्योंकि आपको सच बताऊं,
मुझे बड़ा अच्छा, देखो जब आप पढ़ाते हैं और कोई व्यक्ति उसमें आपका जवाब दे, कुछ कमेंट करे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ अच्छे लगने के लिए तो हर काम नहीं कर सकते ना, इसलिए भी कई काम करना पड़ता है कि आपका भला कितना हो सकता है। तो ये हमारी कोशिश है और इसलिए ये सारी चीजें हम ऐसा करते हैं आपका, कि हमारा आपका दोनों का समय बचे। तो ठीक है।